हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस फर्स्ट चैप्टर में से प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हमने कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव नीड इम्पॉर्टेंस या फिर आप इसे पर्पस ऑफ इंश्योरेंस भी कह सकते हो कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या नीड्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं, पर्पस क्या रहते हैं इंश्योरेंस के। इसलिए हम इसे बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 पार्ट्स में अगर आप बात करो तो सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज़ द इंडिविजुअल एस्पेक्ट, सेकंड इज़ द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, थर्ड इज़ द सोशल एंड नेशनल। इन 4 पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंश्योरेंस को एनालाइज करेंगे कि किस तरह से इंश्योरेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग एज फॉर ए इंडिविजुअल किस तरह से इम्पॉर्टेंट रहेगा, इकोनॉमिक कंडीशंस के लिए या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहेगा, सोशल एस्पेक्ट्स को सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे रहेगा, और नेशनल। अगर हम देखते हैं नेक्स्ट फर्स्ट इज़ द इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो सबसे पहला आपका आता है दैट इज़ द सिक्योरिटी। देखिए, जब भी हमारे माइंड में हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो किसी से भी अगर हम पूछें कि भी अगर इंश्योरेंस ले लोगे तो क्या फ़ायदा होगा, तो सबसे पहला कोई भी इंडिविजुअल होगा ये यही कहेगा कि भाई इससे एक सिक्योरिटी मिल जाती है। तो इसीलिए कहते हैं सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही इंश्योरेंस का ये है कि सिक्योरिटी देना अगेंस्ट अ रिस्क। एक इंडिविजुअल को ये गारंटी देता है कि भाई उसे लॉस की कंपनसेशन मिलेगी किसी भी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग की वजह से जिसका वो इंश्योरेंस करवाता है। तो कहता है एक तरह से जब इंश्योर्ड सिक्योरिटी फील करता है जब वो किसी एडवर्स सिचुएशन में फंस जाता है या फिर कह लीजिए अनसर्टेन इवेंट को फेस करता है, उसे पता है कि भाई मैं सिक्योर हूँ, अगर मुझे कुछ हो जाता है या ये इवेंट हो जाता है तो मुझे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ दी फोर्स्ड सेविंग। फोर्स्ड सेविंग के में क्या कहता है कि फोर्स करता है ये पब्लिक को सेविंग करने के लिए। किस तरह से, क्योंकि इंडियन इनकम टैक्स एक्ट है जो इनकम टैक्स एक्ट एज़ पर सेक्शन 80C में आपको लाइफ इंश्योरेंस की डिडक्शन मिलती है। जो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप साल के दौरान पे कर रहे हो उसकी डिडक्शन सेक्शन 80C में मिलती है। ठीक है, तो जो भी इंडिविजुअल टैक्स को बचाना चाहेगा, ठीक है, भी उसे ज़्यादा टैक्स ना पे करना पड़े, तो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेगा, किसी भी टाइप की इंश्योरेंस पॉलिसी, और उसकी प्रीमियम की डिडक्शन उसे मिलेगी। तो एक तरह से ये उनको फोर्स करता है कि वो सेविंग करें और एक हैबिट डेवलप करता है सेविंग की। नेक्स्ट कहता है आपका दैट इज़ द मेंटल पीस। मेंटल पीस की अगर हम बात करते हैं तो मेंटल पीस में कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो कोई भी इंडिविजुअल हो लाइफ में उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लाइक एक्सीडेंट है, हेल्थ है, लाइफ से रिलेटेड है, तो फायर है, थेफ्ट है, ठीक है, नेचुरल क्लैमिटीज़ है, आप कह लीजिए एक तरह से फायर है, बर्गलरी है। तो कहते हैं इन सब टेंशन्स को रिमूव करने का काम क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। ठीक है, कि लाइफ इंश्योरेंस का एग्जांपल ले लें, अगर एक इंडिविजुअल ने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसे क्या लगेगा कि भाई मेरा इंश्योरेंस है, ठीक है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगी। तो एक मेंटल पीस उसके माइंड में रहता है। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में कहते हैं कि एक जो फैमिली है मान लीजिए, ठीक है, मेन उसका जो कमाने वाला बंदा है जो उनकी अर्निंग करता है, ठीक है, आप कह लीजिए सारी फैमिली को वो चला रहा है, फैमिली का के लिए कमा रहा है, तो कहता है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उस फैमिली को, और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको वो मेंटेन नहीं कर पाते। लेकिन कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, उस इंडिविजुअल ने अगर इंश्योरेंस ले रखा है सफिशेंट अमाउंट का, तो कहते हैं जो फैमिली उसके जाने के बाद अपने इकोनॉमिक स्टेटस को वो लूज़ आउट नहीं करती है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनकी बनी रहती है, उन्हें किसी और की तरफ नहीं देखना पड़ता, किसी और से हेल्प मांगने की नीड नहीं पड़ती। नेक्स्ट आपका कहता है दैट इज़ द क्रेडिट। क्रेडिट फैसिलिटी में कहता है कि भाई आप किसी भी इंडिविजुअल ने अगर इंश्योरेंस करवा रखा है तो कहता है अगर वो लोन लेना चाहता है तो वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को गिरवी रख सकता है, ठीक है, किसी भी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, और उसके अगेंस्ट उसे लोन मिल जाता है। तो एक तरह से कह रहा है कि इंश्योरेंस आपको क्रेडिट भी अवेलेबल कराता है। नेक्स्ट इज़ द टैक्स एग्जाम्पशन। टैक्स एग्जाम्पशन वही कह रहा है, सेक्शन 80C की हमने जैसे बात की थी, कहते हैं कि अगर आप इंश्योरेंस प्रीमियम या इंश्योरेंस करवाते हो और इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हो तो उसकी डिडक्शन आपको 80C में उसकी एग्जाम्पशन
मिलती है। तो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट का तरीका माना जाता है कि जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ना तो कह लीजिए अच्छा खासा आपकी लाइफ और जो अदर चीज़ें हैं वो भी सेव हैं, और साथ में एक इन्वेस्टमेंट भी आपकी होती जा रही है, सेविंग्स भी आपकी होती जा रही है और आपको सिक्योरिटी मिल रही है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द मॉर्गेज। देखिए मॉर्गेज क्या होता है? मॉर्गेज यानी कि आप गिरवी रख रहे हो अपनी किसी भी चीज़ को। तो यहाँ पर कहते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के कोई लोन ले रखा है, ठीक है, लेकिन उस लोन को वो पे नहीं कर पा रहे हैं। अगर उस लोन को वो पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि भाई आता है आपका दैट इज़ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। हमने अभी जैसे बात की कि अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जो इंश्योरेंस हमें ऑफ़र करती है, इंश्योरेंस कंपनीज ऑफ़र करती हैं। जैसे आप कह लीजिए एंडोमेंट पॉलिसी है, टर्म पॉलिसी है, एन्युइटीज़ हैं, यूलिप्स हैं, बहुत तरह की हैं। तो कहते हैं कि आपको एक ऑप्शन देती हैं अलग अलग, जिसमें आप रेगुलर सेविंग कर सकते हैं, ठीक है, और उस सेविंग को क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप इसको इन्वेस्ट करते हो तो आगे का जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये भी आगे लोन देती है। उस लोन से जो लोन का जो अमाउंट होता है वो कंपनीज अपने प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ करती हैं। प्रोडक्शन से फिर देन डिमांड एंड सप्लाई, वो सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं जिसे बढ़ावा मिलता है। तो कहते हैं एक तरह से जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जो लाइफ इंश्योरेंस है, ठीक है, उसमें तो बिल्कुल परफेक्टली आप कह सकते हो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो ऑल ओवर जितने भी इंश्योरेंस हैं वो काफ़ी प्रॉफिटेबल आप कह लीजिए इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट कहता है फ्यूचर नीड्स। कहते हैं जो इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, उनके लिए नेसेसरी होता है, ठीक है, जो इंश्योरेंस है उसके लिए नेसेसरी है कि भाई वो आपकी नीड्स को पूरा करता है। किस चीज़ की नीड्स को? कहते हैं मान लीजिए बुढ़ापे में जैसे ओल्ड एज नीड्स हो जाती है कि भैया बच्चे साथ नहीं दे रहे हैं, तो ओल्ड एज में अगर आपने इंश्योरेंस करा रखा है तो आप फाइनेंशियल आपके पास सपोर्ट रहेगा, ठीक है। चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मैरिज से रिलेटेड है, ठीक है, सेटलमेंट हमें हेल्प करता है बच्चों के लिए। आप अभी इंश्योरेंस ले लीजिए, फ्यूचर में आपके पास पैसा आएगा तो आप बच्चों को दे सकते हो, एजुकेशन पे खर्च कर सकते हो, मतलब बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं उस पैसे के। इसलिए कहते हैं फ्यूचर नीड्स को भी इंश्योरेंस सेटिस्फाई करता है। तो ये थे इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट आपका आता है दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में कहता है सबसे पहला आता है आपका दैट इज़ द सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस। सेफ्टी अगेंस्ट बिजनेस लॉस में क्या कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल है, ठीक है, जो बिज़नेस कर रहा है उसको अलग अलग टाइप के रिस्क फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो कहते हैं उस लॉस को, उन रिस्क से होने वाले लॉस को कहता है सेव करने का काम क्या करता है, इंश्योरेंस करता है। क्योंकि कोई भी अनसर्टेन इवेंट बिजनेस में हो सकता है, उससे अगर बचना है तो इंश्योरेंस एक बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी में हमें कहता है कि जो पर्सन है, ठीक है, वो एक फ्री माइंड रहता है जब उसने इंश्योरेंस ले रखा होता है, तो वो अपने काम को भी बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंट होकर कर सकता है। उसको कोई भी आप कह लीजिए वरीज नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स उसे फेस नहीं करनी पड़ती, ठीक है, वो फ्री माइंड रहता है। उससे उसकी एनर्जी एक तरह से कह लीजिए जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ होती है और आउटपुट भी मैक्सिमाइज होता है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ कॉल्ड द की मैन आइडेंटिफिकेशन। अगर हम की मैन आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो की मैन आइडेंटिफिकेशन में कहता है कि जो की मैन क्या होता है कि भाई इंपॉर्टेंट पर्सन जिसकी वजह से अगर वो चला जाएगा या उसे कुछ हो जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ही नहीं, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है की मैन कह लीजिए। तो उसमें क्या कहता है कि मान लो आप अगर टेस्ट इंडस्ट्री की बात करो जहाँ पर एक पर्सन है जिसको अलग अलग फ्लेवर्स को टेस्ट करके वो बिल्कुल यूनिकली उनको बता देता है, ठीक है। एक होटल में वो काम कर रहा है जहाँ पर वो अलग अलग डिशेस को टेस्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग बताता है कि किस तरह से उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो उसकी टंग है, वही क्या है मेन, उसकी आप कह लीजिए मेन सोर्स ऑफ इनकम भी वही है और उस होटल के लिए वो मेन पर्सन है। तो कहते हैं उसका भी इंश्योरेंस करवाया जा सकता है ताकि अगर वो उससे कुछ हो जाए तो उस सिचुएशन में जो लॉस है वो फाइनेंशियली थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ कॉल्ड दी क्रेडिट फैसिलिटीज़। जैसे हमने कहा इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स में क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल थी, एक इंडिविजुअल को वो बैंक से लोन ले सकता था। सेम एज इट इज़ जो बिज़नेस है वो भी लोन ले सकते हैं अलग अलग पॉलिसीज़ को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर रख के। इससे कह लीजिए एक तरह से क्रेडिट वर्थनेस इंक्रीज़ होती है, बिज़नेस के पास अच्छे खासे लोन्स उन्हें मिलते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी सिक्योर्ड फील करते हैं क्योंकि उन्हें क्या है भी उन्हें एक तरह से जो भी उन्होंने पॉलिसीज़ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे मिली है वो उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं अगर उन्हें उनके लोन की पेमेंट ना की जाए। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ फिफ्थ बिजनेस पार्टनर्स
फंडिंग, बिजनेस पार्टनर्स फंडिंग में कहता है कि जब वो कई 2 3 4 लोग इकट्ठे होकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर एक इंडिविजुअल चला जाए तो लॉस की सिचुएशन रहती है कि भी मान लीजिए किसी की डेथ हो जाए एक पार्टनर की, या एक पार्टनर चला जाए, तो उस सिचुएशन में जो वो पार्टनर होगा, अगर वो जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, तो भी उसे पेमेंट करनी है, ठीक है। डेथ हो जाती है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को, उसके नॉमिनी को, ठीक है, उसको पेमेंट करनी पड़ती है। तो कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस इंश्योरेंस से जो पैसा आता है आप अपने उस पार्टनर को वो दे सकते हो। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो भी आप उसके नॉमिनी को पे कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है दैट इज़ द एम्प्लॉय वेलफेयर। एम्प्लॉय वेलफेयर कहता है कि एम्प्लॉय की वेलफेयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयर की होती है, क्योंकि वो उसके लिए काम कर रहे होते हैं। इसीलिए कहता है जो एम्प्लॉय है वो अलग अलग चीज़ें चाहता है अपने एम्प्लॉयर से, लाइक पेंशन है, एक्सीडेंट फंड है, सिकनेस बेनिफिट्स है, डेथ बेनिफिट्स है, इस तरह से। तो कहते हैं कोई भी एम्प्लॉयर है, अगर वो एक गुड एम्प्लॉयर है तो वो सारी के सारे ये बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉय को ऑफर कर सकता है। और ये कैसे कर सकता है, अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके, जैसे ग्रुप लाइफ पॉलिसीज़ फॉर एम्प्लॉय, एक्सीडेंशियल पॉलिसी, मेडिक्लेम पॉलिसी, इस तरह से ले सकता है। नेक्स्ट आता है आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल। इन्फ्लेशन कंट्रोल कहता है कि इंश्योरेंस है वो एक तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी काम करता है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो एज़ पर सेक्शन अंडर सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है फॉर इंश्योरेंस। तो कहता है इंश्योरेंस किस तरह से कर सकता है, कहता है 2 तरह से ये करता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल। पहला कहता है ये मनी को सोक करता है सिस्टम में से, यानी कि आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना है। इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर जो पब्लिक है वो पे करेगी तो जो उनका पैसा है वो कहाँ जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी के पास। वो मार्केट में उसे खर्च नहीं करेंगे, अपना प्रीमियम पे करने के लिए वो उसे यूज़ कर रहे हैं, तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, ठीक है। मनी फ्लो जो है, सर्कुलेशन ऑफ मनी है, वो इकोनॉमी में डिक्रीज़ होगी, उससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा। क्योंकि इन्फ्लेशन क्या सिचुएशन हो जाती है जहाँ पर प्राइजेज राइज होते जा रहे हैं, प्राइस बहुत हाई होते जा रहे हैं, ठीक है, और फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, डिमांड उनकी साथ में इंक्रीज़ होती जा रही है, मतलब डिमांड भी कर रहे हैं। तो कहते हैं जैसे जैसे आप पैसा ज़्यादा, सप्लाई कम है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कहता है कि अगर आप जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में जाते रहोगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन और इंक्रीज़ होती जाएगी, प्राइजेज और राइज होते जाएंगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में कहता है कि इन्फ्लेशन को इंश्योरेंस कंट्रोल कर सकता है। सेकेंड है, कहता है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ है वो पैसा इन्वेस्ट करती हैं मनी मार्केट में, ठीक है, जहाँ पर वो लोन प्रोवाइड करती हैं अलग अलग कंपनीज़ को, और वो जो पैसा है वो किसको यूज़ करता है, प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए कंपनीज यूज़ करती हैं। तो जो डिमांड और सप्लाई के बीच में जो गैप था वो कम हो जाता है। डिमांड तो बढ़ती जा रही है पर सप्लाई नहीं है, तो इसीलिए प्राइस इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो इस तरह से इन्फ्लेशन को डिक्रीज़ किया जा सकता है अगर आप पैसे को कंट्रोल करो, और उसको कंट्रोल करने का काम इंश्योरेंस करता है। एंड द लास्ट इज़ द फाइनेंशियल हेल्प। जो इंश्योरेंस है वो एक तरह से कंपनीज़ को हेल्प करता है फाइनेंशियली, उन्हें जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। और साथ ही कहता है कि इस प्रेजेंट जो कंपटीशन है उसको फेस करने के लिए कंपनीज़ को अलग अलग मशीन्स चाहिए, प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए हाई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो उसको भी प्रोवाइड करने का, फाइनेंशियल हेल्प देने का काम करता है इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द सोशल एस्पेक्ट्स। सोशल एस्पेक्ट्स हम बात करें कि किस तरह से इंश्योरेंस सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत बड़ा है इंश्योरेंस सेक्टर, और बहुत से लोग बहुत इसमें काम करते हैं, ठीक है। ये सर्विस इंडस्ट्री के अंडर आता है, इसलिए बहुत कह लीजिए लार्ज नंबर ऑफ पर्सनस आर वर्किंग देयर एज अ मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, डेवलपमेंट ऑफिसर, एजेंट्स हैं, क्लैरिकल स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है। कोई रेगुलर है तो कोई इरेगुलर है। जैसे अगर हम एजेंट का लें तो एजेंट इरेगुलर होते हैं, लेकिन आप कह लीजिए वो अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं बाय बीइंग एन एजेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज़ करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है, क्योंकि जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है वो नंबर ऑफ़ वेज़ में, जैसे अभी हमने बात की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है, मनी मार्केट में पैसा सप्लाई करना, ठीक है, तो कहते हैं इससे जो है लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती है, सेविंग्स को ये मोबिलाइज करता है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहते हैं जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, अगर हम देखें भी किसी भी फैमिली का देखें या किसी भी लेवल ऑफ सोसाइटी का देखें, तो किस तरह से मेंटेन होता है। हम ये देखते हैं उनके पास लेवल ऑफ वेल्थ कितनी है, कितना कंफर्टेबली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, मटेरियल गुड्स उनके पास क्या है, नेसेसिटीज़ जिस चीज़ों की होती है क्या वो उनके पास अवेलेबल है। इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग
मापा जाता है, ठीक है। हेल्थ केयर उनके पास कैसा है, क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है यानी सेफ्टी है, यानी क्लाइमेट कैसा है, रिटायरमेंट के बाद उनकी क्या सिचुएशंस होगी, ये कुछ पैरामीटर्स होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए। और इंश्योरेंस इन चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करता है, क्योंकि इंश्योरेंस आपको एक रिस्क फ्री लाइफ ऑफर कर रहा है, फाइनेंशियल हेल्प ऑफर कर रहा है, तो उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट इज़ द सोशल सिक्योरिटी। अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस एक सोशल सिक्योरिटी टूल की तरह भी काम करता है। जैसे कि मेन काम किसका होता है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का, गवर्नमेंट का, कि भाई वो अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे, सेफ्टी प्रोवाइड करे, ओल्ड एज जो है पेंशन्स प्रोवाइड करे, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करे। लेकिन कहते हैं जैसे अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो जो गवर्नमेंट है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट क्या है, ये एक डेवलपिंग सिचुएशन में है, डेवलपिंग कंट्री है, तो उसकी वजह से कहता है ये सारे बेनिफिट्स गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाती हर एक इंडिविजुअल को इन केस ऑफ इंडिया। लेकिन कहता है उस सिचुएशन में जो इंश्योरेंस है वो ये प्रोवाइड करने का काम करता है। जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेते हैं, एक्सीडेंशियल पॉलिसीज़ लेते हैं बाय पेइंग अ प्रीमियम एज अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो कहता है एक सोशल सिक्योरिटी टूल का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ द सोशल वेल्थ। सोशल वेल्थ के लिए कहता है कि जो इंश्योरेंस है वो एक तरह से कवर प्रोवाइड करती है अगेंस्ट दी लिविंग एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। कहता है कि आप को लॉस ऑफ लाइफ है उससे रिलेटेड कवर्ड प्रोवाइड कर रही है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। फाइनेंशियल लॉस लाइक कहते हैं उसके लिए प्रोवाइड कर रही है, तो कहते हैं आपकी ओवरऑल सोशल वेल्थ को मेंटेन करने का काम है वो इंश्योरेंस करता है। देन लॉस रिडक्शन, इंश्योरेंस एक तरह से क्या करता है, पूलिंग ऑफ फंड्स है, जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं वो अपना थोड़ा थोड़ा प्रीमियम इकट्ठा करते हैं इंश्योरेंस कंपनी के पास, और उससे बहुत बड़ा पूल बन जाता है। तो कहते हैं इससे क्या होगा, मतलब देखिए क्या है कि अगर 100 बंदों ने इंश्योरेंस कराया तो हर एक के साथ मिस हैपनिंग नहीं होती, उसमें से एक या दो या फिर कह लीजिए 5% तक मैक्सिमम चांसेस होते हैं जिसके पास जिनकी कुछ ना कुछ उनके साथ मिस हैपनिंग होगी, तो जो लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है ओवरऑल, ठीक है। कि भाई अगर किसी को नुकसान हुआ तो उसको खुद अकेले ही वो चीज़ बियर करनी पड़ेगी, नहीं। लेकिन अगर 100 लोगों ने इंश्योरेंस करवाया, मान लीजिए लाइफ इंश्योरेंस 100 लोगों ने करवाया और उसमें से एक की डेथ हो गई, तो कहते हैं वो जो पैसा था, ठीक है, उसका जो बाकियों का जो बचत का पैसा था वो उसको पे करने के लिए हेल्पफुल हो रहा है। तो लॉस को एक तरह से डाइवर्सिफाई किया जा रहा है कि एक ना उठा के 100 लोग उठाएं। नेक्स्ट आता है दैट इज़ द नेशनल एस्पेक्ट्स। नेशनल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमने जैसे बात की इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, ठीक है। अभी कह लीजिए सेविंग्स को मोबिलाइज करना, सेविंग्स पब्लिक को सेविंग के लिए प्रमोट करता है, टैक्स के अंदर एग्जाम्पशंस हैं, मनी मार्केट में पैसा जाता है, तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है और लोगों की जो अलग अलग हाउस होल्ड्स हैं वो सेविंग्स करते हैं, जिससे ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन अच्छी होती है। नेक्स्ट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज। कहता है देखिए जैसे हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन कब स्टार्ट हुआ, इन 1991 मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में आई और उन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की। पहले ये 25% तक अलाउड किया गया था, पर प्रेजेंटली अगर हम देखें तो ये 100% है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन केस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो इसीलिए कहता है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है वो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है इंश्योरेंस कंपनीज़ की वजह से इन दी इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज़ ने अलग अलग देशों में अपनी सब्सिडरीज़ बनाई हैं, एजेंसीज़ खोली हैं, ब्रांचेज़ हैं उनकी, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इंक्रीज़ हुई है। नेक्स्ट इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। हर एक इकोनॉमी है उसको डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि उसके जितने भी अलग अलग सेक्टर्स हैं, लाइक इट इज़ इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, हाउस होल्ड, कहता है ये सारे के सारे क्या हों, इंक्रीज़ हो, दैट मीन्स इनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है। और इनको रिस्क फ्री बनाने का काम कौन करता है, इंश्योरेंस करता है। दैट मीन्स बिजनेसमैन है वो सेफ फील करते हैं, ठीक है, वो इंश्योरेंस लेकर अपने लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। हाउस होल्ड्स हैं वो अपने लॉस को मिनिमाइज़ करते हैं। तो उस तरह से एक तरह से इंश्योरेंस हेल्प कर रहा है रिस्क को मैनेज करने के लिए, अलग अलग तरीके अलग अलग टाइप की वो पॉलिसीज़ ऑफर कर रहा है, तो उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की। नेक्स्ट कहता है नेशनल सेविंग। कहते हैं किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि वहाँ के लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करें, क्योंकि अगर आप सेविंग करोगे और उसे इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट तो वो इंडिविजुअल कमाएगा ही जो इन्वेस्ट कर रहा है। डोमेस्टिक सेविंग बेसिकली बात की जा रही है यहाँ पे कि भाई वो छोटी छोटी सेविंग्स जो हर एक इंडिविजुअल करता है अलग अलग छोटे से छोटे शहर में, छोटे से छोटे गाँव में। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जब
अलग अलग कंपनीज सेविंग जब अलग पब्लिक सेव करती है, डोमेस्टिक सेविंग्स जो होती है उससे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया जाता है थ्रू इंश्योरेंस, और वो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के पास पहुंचती है और फिर उस इन पैसे को प्रोडक्शन में इन्वेस्ट किया जाता है, प्रोडक्शन से फिर लोग उसे खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और कुछ पैसा फिर कहते हैं सेविंग किया जाता है, टैक्स पे किया जाता है। दैट मीन्स ये एक ऐसा सर्कल है जो कंट्रीब्यूट करता है किसी भी देश की इकोनॉमी के लिए। तो नेशनल सेविंग्स को बढ़ाने का काम भी करता है इंश्योरेंस। एंड द लास्ट इज़ द मनी मार्केट डेवलपमेंट। मनी मार्केट डेवलपमेंट में अगर देखें तो कहता है मनी मार्केट क्या है, जहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, अलग अलग डीलर्स हैं जो आपस में एक दूसरे को कह लीजिए उधार देते हैं और लेते हैं, बोरो और लेंड करते हैं। तो इसमें कहता है कि जो इंश्योरेंस है, ठीक है, वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह काम करता है जो मनी मार्केट में पैसा सेंड करता है, ठीक है, कलेक्ट कहाँ से करता है, पब्लिक से करता है इन द फॉर्म ऑफ अ प्रीमियम, और उसे मनी मार्केट में लेंड करता है, उसे आगे पैसे आप कह लीजिए उधार देता है। तो उससे क्या कहता है कि ओवरऑल मनी मार्केट में ज़्यादा पैसा जाता है, ज़्यादा पैसा जाएगा देन द सेम सर्कल इज़ फॉलोड रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, एंड इससे क्या होगा, आपका मनी मार्केट आपका डेवलप होगा, ठीक है। तो ये सारे थे आपके नेशनल एस्पेक्ट्स। नेशनल एस्पेक्ट्स को अगर हम देखें तो ये ओवरऑल जितने भी 5 हमने बात की, दैट इज़ द कैपिटल फॉर्मेशन, फॉरेन एक्सचेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल सेविंग एंड मनी मार्केट डेवलपमेंट, दे आर ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इसी ओवरऑल ये एक सर्कल बनाते हैं जो जिसको एक तरह से कह लीजिए इनको अचीव करने का काम इंश्योरेंस बहुत अच्छी तरह करता है। तो ये थे हमारे अलग अलग एस्पेक्ट्स आप कह सकते हो एज पर द पॉइंट ऑफ व्यू दी ऑब्जेक्टिव्स कह लीजिए, पर्पस कह लीजिए, नीड्स कह लीजिए, इंपॉर्टेंस कह लीजिए ऑफ इंश्योरेंस। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।